मतलब जो सबसे रिसेंट पेपर है उससे स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम बैकवर्ड चलेंगे यहाँ से। ठीक है, पेपर 2 आपका 1 आवर 15 मिनट्स का है और मार्क्स टोटल इसके 60 मार्क्स होते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है इसका कंपैरेटिवली टू अदर पेपर्स, क्योंकि पेपर 1 भी आपका 1 आवर 15 मिनट्स का हो गया है। तो यू कैन अज्यूम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर 1 और पेपर 2 का ऑलमोस्ट सेम है। पेपर 1 थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप 10 साल के ईयर प्रैक्टिस कर लेते हो तो पेपर 2 आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। पेपर 1 में थोड़े क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा उसका, खैर वो बाद में बहुत उसकी बाद में देखेंगे। फिलहाल पेपर 2 हम करते हैं स्टार्ट। पेपर इंस्ट्रक्शन वही है जो आपकी ओ लेवल में होती थी। आपने ब्लू या ब्लैक पेन में लिखना है, पेंसिल आप डायग्राम या ग्राफ्स के लिए यूज़ कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ओ लेवल में आपने देखी हैं, क्योंकि ओ लेवल में तुम लोगों ने पेपर 2 अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ना प्रैक्टिस करनी है लिखने की, क्योंकि कभी कभार लाइंस आपके पास शॉर्ट पड़ जाती है, कभी कभार आपको ये समझ नहीं आता कि भाई लिखना क्या है एग्जैक्टली। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको पेपर 2 की करनी पड़ेगी। अब जितने भी दिन है ट्राई करो, एक पेपर हम साथ करेंगे और बाकी 2 पेपर जो है आप ऐसा होमवर्क करो। उन 2 पेपर्स की क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे एक क्लास में, बाकी एक पेपर जो है हम एक क्लास में जो है वो खुद से कर लिया करेंगे पूरा। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा पेपर आपको ऐसा होमवर्क करना है और कौन से पेपर मेरे साथ करना है। फिलहाल ये वाला पहले 2-3 पेपर तो हम लोग साथ ही करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फिगर 1.1 shows how first ionization energies vary across period 2। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की देखो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन। डेफिनेशन याद होगी तो इक्वेशन भी बना सकोगे। इक्वेशन डेफिनेशन भी 2 से 3 मार्क्स की पूछ लेता है और इक्वेशन भी बनाने के लिए दे सकता है 1 मार्क की। अब अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है इंक्रीज होती है। हम लोगों ने पीरियड 3 एज एन एग्जांपल पढ़ा है, जिसमें हमने ट्रेंड पढ़ा है अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज का। जैसे सोडियम मैग्नीशियम की इंक्रीज होती है, फिर एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होती है, फिर सिलिकॉन फास्फोरस पे सल्फर की कम होती है, देन क्लोरीन एंड आर्गन। बिल्कुल यही एग्जैक्ट ट्रेंड हमारा जो होगा वो क्या कहते हैं पीरियड 2 का भी होगा, पीरियड 4 का भी होगा, सेम ट्रेंड होता है। अब उसने पीरियड 3 के बजाय आपको पीरियड 2 दे दिया। तो देखो थर्ड, जब आप ग्रुप 13 पे जाते हो तो जैसे मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम में डिप आता है, इसी तरह आप जब क्या कहते हैं 13 ग्रुप पे जाओगे तो बेरिलियम के बाद बोरॉन पे डिप आएगा। फिर जिस तरह फास्फोरस के बाद सल्फर में डिप आता है, इसी तरह नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में डिप आएगा ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में। बाकी ट्रेंड पूरा वही है और उसकी रीजनिंग भी वही होगी कि डिप क्यों आ रहा है या क्रॉस द पीरियड इंक्रीज क्यों हो रहा है। जो पीरियड 3 में रीजन पड़ा है वही पीरियड 2 का भी रीजन होगा, बस फर्क क्या है कि एलिमेंट चेंज होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का गैसियस एटम लिखना है आपने, O2 नहीं लिखना। एटम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ O लिखना है और इसका स्टेट सिंबल गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 1 आयन। तो +1 आयन इसका आ जाएगा, उसका स्टेट सिंबल भी गैसियस होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन भी याद रखना, वो भी पूछता है, तो यहाँ से आपने रिवाइज कर लेनी अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है। फिर कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड 2 फॉर 3 मार्क्स। तो वो जो आपने ट्रेंड पीरियड 3 के लिए याद करा है कि अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और उसका रीजन क्या है? बिकॉज अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो रिलेटिव न्यूक्लियर पूल ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। That's why more energy is required to remove an electron। अब कैसे लिखोगे? देखो आपके पास अच्छी खासी लाइन गिवन है यहाँ पे। तो पहले तो आपने स्टेट करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड 2 होगा क्या, इंक्रीज या डिक्रीज, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टेट करने का ही 1 मार्क मिल जाएगा। अक्रॉस द पीरियड, अब ये पीरियड 2 के लिए
पीरियड 3 के लिए भी सेम होगा, अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट ionization energies increases as nuclear pull increases due to increase in number of protons, but shielding effect stays constant as number of shells stays same. So more energy is required to remove outer shell electrons. ठीक है, तो आपने पहले तो स्टेट किया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, 1 मार्क इसका है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है, 1 मार्क इसका है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, 1 मार्क इसका है। इस पे जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने पूरी बात एंड तक एक्सप्लेन जरूर करनी है, कोहेरेंस बनानी है क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पे, अब आपने रिवाइज क्या करना है, आपने ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप भी रिवाइज कर लेना, और रीजन भी, ये वाले रीजन भी रिवाइज करना कि ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में डिक्रीज क्यों आता है, और ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में डिक्रीज क्यों आता है, उसका भी क्वेश्चन बनता है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन बाय ionization energy A in figure 1.1 does not follow the general trend in first ionization energy across the period 2। देखो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड ये है कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में एक डिप आ रहा है, और ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में एक डिप आ रहा है, तो उसको आपने समझाना है कि भाई ये डिप्स क्यों आ रहे हैं। तो ये जो उसने कहा है कि आपने समझाना है किसको, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ए को, ए के लिए, ए क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे आपने फास्फोरस और सल्फर के लिए पीरियड 3 में पढ़ा था ना, और क्या पढ़ा था कि इन सल्फर देयर इज अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2p सर ऑर्बिटल में। जी सर, जब भी ऐसा सवाल आता है हम सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद हम ये आंसर लिखते हैं ना? नहीं, जरूरी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन बनाने की, वैसे हम याद भी कर सकते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली ओके। कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी तो आपको समझ आया कि भाई फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, सल्फर का 16 है। फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है वो हमारा क्या कहते हैं P1 P2 P3 3p3 पे खत्म होती है, और सल्फर की 3p4 पे खत्म होती है। तो इन फास्फोरस p subshell is half filled, whereas in sulfur there is a pairing of electron। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर इज रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब एक तरह से शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। आप ये कहते हो कि इसमें देयर इज अ रिपल्जन बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें रिपल्जन है 2p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसकी वजह से दो के न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो जो आपने फास्फोरस और सल्फर का रीजन पढ़ा था वही आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप 15 से ग्रुप 16 के बीच में हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे इसमें, ए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके लिए दी हुई है, ऑक्सीजन के लिए, तो आप लिखोगे इन ऑक्सीजन here is a pairing of electrons which causes repulsion, although nuclear charge increases। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है ना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के बीच में 7 से 8 हो रहा है, although nuclear charge increases but
less energy is required to remove electron, the outer shell electron of oxygen. सही, चलें आगे। अच्छा, पार्ट सी में आपसे कह रहा है एलिमेंट ई इज इन पीरियड 3 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, द फर्स्ट 8 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ ई आर इन द टेबल 1.1। अब एलिमेंट ई को वो आपसे कह रहा है कि वो पीरियड 3 का है। पीरियड 3 में आपको पता है एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अच्छा, फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है किसी एक एलिमेंट की, मतलब एक के बाद एक जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे किसी एक पर्टिकुलर एटम में से, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वंस यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो रिलेटिव न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्जन भी कम होती जाएगी, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और जो बिग जंप आता है आयनाइजेशन एनर्जीज में तो वो शो करता है कि शेल चेंज हुआ है। अब आपने इन पूरे ट्रेंड में बिग जंप ढूंढना होगा। क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा है रिड्यूस फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ई कौन से पीरियड 3 में, ग्रुप पता लगाना है। ग्रुप पता लग जाएगा तो आपका एलिमेंट पता लग जाएगा। एक्सप्लेन योर आंसर, पहले फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन लिखो। तो अब देखो बिग जंप कौन सी दो आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में जो इंक्रीज आ रहा है वो तकरीबन 1820 577 से 1820 हुआ है, फिर 2740 हुआ है, फिर थर्ड और फोर्थ में जो 2700 से डायरेक्ट 11,000 पे चली गई ये वैल्यू। मेरे हिसाब से ये बिग जंप है। फोर्थ से फिफ्थ में 11,000 से 14,000 है, 14,000 से 18,000, 18,000 से 23,000, 23,000 से 27,000। तो सबसे बड़ा बिग जंप थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में आ रहा है कि वैल्यू 2000 से 2700 से डायरेक्ट 11,000 पे गई है। आप लोगों के हिसाब से कोई और बिग जंप लग रहा है आपको तो आप मुझे बता दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बिग जंप आया है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। मतलब ये जो एलिमेंट है इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स में होते हैं? ग्रुप 13 के। अब आपका कोई एलिमेंट ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुप 13 में और पीरियड 3 में, तो आप प्रोडक्ट टेबल से बहुत इजीली उसको देख सकते हो कि भाई ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है और जो पीरियड 3 में तो वो एल्यूमिनियम है। प्रोडक्ट टेबल तो देखना आता है ना सर? एक दफा पीरियोडिक टेबल दिखा दें सर, समझ आ जाएगा। याकूब, मैंने खोल लिया पहले। ये खोल नहीं रहा। देखो भाई, प्रोडक्ट टेबल में आपका फर्स्ट पीरियड ये है हाइड्रोजन हीलियम वाला, सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड ये है। अभी थर्ड पीरियड की बात कर रहा है और हमने डिसाइड किया कि ग्रुप 13 है तो इसमें एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 13 होता है। सही है, तो ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 है, तो प्रोटॉन नंबर 13 के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 पे खत्म होगी, मुझे पता है क्योंकि पीरियड 3 में और ग्रुप 13 में। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे कि बिग जंप आया बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज व्हिच इंडिकेट्स देयर मस्ट बी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ दिस एटम। इज अ बिग जंप। सर ये आपने फोर्थ क्यों सिलेक्ट किया, ये एल्युमिनियम? सॉरी, देखो एल्यूमिनियम क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो ग्रुप थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में बिग जंप आ रहा है और वो कह रहा है पीरियड 3 का है।
जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेल चेंज हो रहा है ना इसका, तभी तो बिग जंप आया है। जब आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, व्हेन यू हैव रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन, तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इंक्रीज तो आएगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप 4th इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो आपको इनर शेल में जाना पड़ेगा। तो इनर शेल में जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी जी समझ आ गया, हाँ, सही सही है। से। तो मतलब कि इसके आउटर शेल में 3 जी सर समझ इलेक्ट्रॉन है, में आ जिस गया, अभी समझ आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप 13 में होता है, और पीरियड 3 ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम होता है। तो देयर इज अ बिग जंप इन थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन energies, ठीक है, which shows that atom has 3 outer shell electrons, hence from group 13. एस में हम ग्रुप 3 को ग्रुप 13 कहते हैं, राइट। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 कह रहा है सम ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियड 3 आर एज शोन। सोडियम reacts with oxygen to form sodium oxide. Sodium is the reducing agent in this reaction. Define reducing agent. Reducing agent क्या है? Is a species that reduces the other. ठीक है, और जो चीज रिड्यूस्ड होती है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो, जो चीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रही होती है वो खुद ऑक्सीडाइज होती है ना। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज जो होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या याद किया है रिडॉक्स रिएक्शन में? ऑयल oxidation is loss of electron and increase in oxidation state, reduction is gain of electron and decrease in oxidation state। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि वो किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और सामने वाली चीज को रिड्यूस करा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज कुछ भी हो सकता है वो ना, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमने इस बर्ड स्पीशी को डिस्कस किया था। इज अ स्पीशी दैट donates electrons to reduce something, whereas oxidizes itself। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस करा देगा। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद वाटर। अब यहाँ से जो रिएक्शंस है ना वो आपको गंदा वाला काम है इनऑर्गेनिक का। मेटल ऑक्साइड है, ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होती है, तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में टू फॉर्म अल्कली विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इक्वेशन बनाने के बाद आपको बैलेंस भी करनी होगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 Na है तो यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो इनऑर्गेनिक के हैंडआउट्स है ना, जैसे पीरियड 3 का हो गया, ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 17 हो गया, इसमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो आपको याद रखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। ये एक बहुत ही गंदा वाला काम है जो रट्टा लगाए बगैर नहीं हो सकता। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक ज्यादा लग नहीं रही होती है। फ्लेम कलर्स भी याद रखने होते हैं, तो बहुत सारा काम है याद रखने वाला। तो मेक श्योर कि इनऑर्गेनिक अब रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड फाउंड इन बॉक्साइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जो कि इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कली या acid and base. So what is it meant by an amphoteric oxide? An oxide that reacts with both acid and base. The aluminium oxide is purified from bauxite in several steps. The first step involves the heating of aluminium oxide with an excess of sodium hydroxide. A colorless solution forms. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब उसको किसी अल्कली के साथ रिएक्ट कराओगे तो वह एज एन एसिड बिहेव करना शुरू कर देगी, और अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वह एज अ बेस बिहेव करना शुरू कर देगी, ठीक है।
इजीली मैं बैलेंस भी, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ पे आती है जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये इक्वेशन देखो, बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट और वाटर वाली नहीं बन रही होती है। अब अगर मैं रिकॉल कराऊं ना कि मैं कौन से हैंडआउट से ये दिखा रहा हूँ, तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हैंडआउट्स हैं उसमें पीरियड 3 पीरियोडिसिटी के नाम से होगा ना। हाँ। देखो यहाँ ये रिएक्शन दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, रट्टा मारने की। अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर जैसा आप वो लेवल में इक्वेशन बनाते आ रहे हो, लेकिन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो वाटर आपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो सॉल्ट लिखना है वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं है जैसे आप कैटाइन और एनाइन का फॉर्मूला बनाते हो ना, फॉर्मूला मेकिंग करते हो। ये सोडियम एल्यूमिनेट जो बन रहा है वो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। अब आप कहोगे भाई मुझे तो ये पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज बनाता है और अल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। सही है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं और इसका कोई हल नहीं है, ये हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा। इसी तरह नीचे देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी लिखा हुआ है, जितने भी पीरियड टी की ऑक्साइड्स है ना सबके रिएक्शन लिखे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वन ऑफ दोस एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसके दोनों रिएक्शन मिलेंगे, एसिड के साथ भी और एल्कली के साथ। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा और कोई इसका हल नहीं है। इसका जो आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट है उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, वाटर लिखना है। और मैं एडवाइस करूंगा, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करो, एग्जाम में बैठ के अगर ये इक्वेशन बैलेंस करने बैठोगे तो मार्क्स कटेंगे। ये इक्वेशन पता होगी तो 1 मार्क को आप 15 सेकंड लगेंगे लिखने में अगर इक्वेशन याद है। ठीक है, 2 यहाँ पे आता है 3 मोल ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रट्टे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी इक्वेशन में। अगर नहीं याद आ रही हो तो फिर अपनी मर्जी से कुछ बना देना, पे चांस है कि आपने सही कर दिया, आपका 1 मार्क जो है वो सेक्रीफाइस हो सकता है उस पर। लेकिन बेस्ट ये है कि याद कर लो, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई अब आप लोग, पहले तो मैंने कहा है कि पेपर जब होमवर्क कर रहे थे तो सामने हैंड आउट रख के देखते जाओ, और अब हर तरीका ये है कि आप अपने एक पेपर पे हिसाब से अपने रिएक्शंस लिख लो कि पहले ये वाला रिएक्शन फिर ये वाला रिएक्शन, ताकि उनको रिवाइज करने में आसानी हो। एल्यूमिनियम सर एक ऑक्साइड सेकंड इज, ऊपर करें, सर एक सेकंड वापस करें जरा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। बेटा मरियम साथ साथ स्क्रीनशॉट लो ना, या फिर हाँ आप सर, रिकॉर्डिंग से बात कर लो। बस ठीक है, ले लिया। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पेपर जो मैं लिख रहा हूँ ना ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा पूरा इसका, तो उसकी टेंशन नहीं लेना कि कुछ मिस आउट हो रहा है। अच्छा, सॉल्व पेपर का पीडीएफ भेज दूंगा जो हम लिख रहे हैं ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में 2 तरह के कैटलिस्ट हमने यूज करें, ऑर्गेनिक में भी फ्रेश पड़ा है। कोई दूसरे कैटलिस्ट का नाम बता सकता है कि अगर मैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना चाह रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम एल्कीन्स बनाते हैं। देखो क्वेश्चन करते करते रिकॉल कर लिया करो अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ रहा है। तो दूसरा कैटलिस्ट क्या है, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने देखा है वो यूज H2SO4 H2SO4। ठीक है, आर्फीन निकल नहीं, निकल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। जब एल्कीन्स को आप हाइड्रोजनेशन करते हो ना, मार्जरीन मेकिंग वाला जो रिएक्शन है, डबल बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन ऐड करवाते हो, एल्कीन से एल्केन बनाते हो, तब निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। सही है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यूज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू हेल्प एक्सप्लेन योर आंसर। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली आपका एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देता है। तो
तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, दिस वाज विदाउट कैटलिस्ट, तो विद कैटलिस्ट देखो पार्टिकल्स की एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, कैटलिस्ट जब आप यूज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, it is a substance that increases the rate of a reaction by providing an alternative path with a lower activation energy without being altered itself. कैटलिस्ट खुद ऑल्टर नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है by providing an alternative path with a lower activation energy without being altered itself. और कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा रहा है, तो जो पीछे जो इसके साथ एनर्जी है वो विद कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो पहले हमारे पास सिर्फ ये वाले जो ग्रीन में मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी और यही इफेक्टिव कोलिजन करवा सकते थे। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी पीछे आ गई है तो नाउ वी हैव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, बस नाउ वी हैव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद हैव एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने का कह रहा है, आप जो है ना इस पे एरिया अंडर द ग्राफ लेबल करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर दो, बट एक्टिवेशन एनर्जी जरूर लेबल करनी है। तो क्या लिखोगे, यूजिंग कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने ई से रिप्रेजेंट करा है ग्राफ पे, इसलिए मैंने ई लिख दिया। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, अगर आप ई भी लिख दोगे तो एक्सेप्ट करेगा। तो यूजिंग कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, सो मोर नंबर of molecules have energies greater than activation energy, so frequency या chances भी लिख सकते हो इस वर्ड की जगह, frequency of effective collisions increases. Clear? कह रहा है सर ये जी, सर ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज इन अ रिएक्शन सिस्टम बताता है। ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, रिएक्शन काइनेटिक्स में। अब अगर ये याद नहीं आ रहा है तो आपने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, रिएक्शन काइनेटिक्स रिवाइज करना है, ये इसका सबसे आसान टॉपिक ये इसका यही था हमारे पास। ठीक है सर। देखो तो पेपर कर रहे हो ना, तो साथ में एक कॉपी में लिखते जाओ। अब मैं जैसे तुमने पूछा ना, मैं याद नहीं आया ये क्या है, अब मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन से चैप्टर से ये मिलेगा, तो वो चैप्टर जाके रिवाइज करना है, ठीक है? तब जी जाके मैंने तैयारी सर होगी। मैंने रिमार्क कर लिया। जी सर। That's good. P4O6 is a white solid that has a melting point of 24 degrees Celsius. Solid P4O6 reacts with water to form H3PO3. H3PO3 acid है, this is known as phosphorus acid. H3PO4 phosphoric acid कहलाता है, ये भी हमने inorganic chemistry में पढ़ा हुआ है. Deduce the type and structure of bonding shown by P4O6. अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कुछ बहुत ज्यादा हाई नहीं है और P4O6 अब 2 नॉन मेटल्स हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन। अब जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होता है, सिलिका होता है, डायमंड होता है, सिलिकॉन एलिमेंट होता है, जर्मेनियम एलिमेंट होता है, ठीक है? अब P4O6 इज बेसिकली अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हमेशा क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फॉस्फोरस ऑक्साइड भी आपने जो है ना उसके बारे में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये नई चीज आ गई है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो है हमने P4O6 नहीं पढ़ा, हमने P4O10 के बारे में पढ़ा है। अब है तो ये फॉस्फोरस ऑक्साइड ना, जब आप इसको पानी में डालते हो P4O10 को तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। उसने P4O6 ले लिया और वो कह रहा है कि फॉस्फोरस एसिड बन रहा है, मतलब उसने कहा है कि हमारे पास P4O6 है, P4O10 नहीं लिया उसने। तो P4O6 को जब आप पानी में डालोगे तो वो कह रहा है कि क्या बन रहा है, फॉस्फोरस H3PO3, ये भी एसिड है,
इसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। जैसे H3PO4 को फॉस्फोरिक 5 एसिड कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक 3 एसिड। नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाँ +3, तो फॉस्फोरिक 3 एसिड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो मतलब ये डिसॉल्व होकर एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले तो ये पूछा हुआ है कि रिड्यूस द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग शोन। तो हमारे पास ना बॉन्डिंग, अगर यहाँ पे देखो तो जो कोवलेंट ऑक्साइड्स हैं, जैसे फास्फोरस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, दे ऑल आर डिसॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है पानी में टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। तो जो सिंपल कोवलेंट नॉन मेटल ऑक्साइड्स के कोवलेंट है ना, वो कोवलेंट ऑक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व होके एसिडिक सोल्यूशन बना रही है, और जो आयनिक ऑक्साइड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व होके क्या बना रही है, अल्कलाइन सोल्यूशन, वो अल्कली बना रही है। और जो कोवलेंट ऑक्साइड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व होके एसिडिक सोल्यूशन बना रही है। तो वो जब उसने कहा हुआ है P4O6 एसिड फास्फोरस एसिड बना रहा है, इट मींस के वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब दिख रही है वो तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, लेकिन उसमें बॉन्डिंग क्या पता चलती है, कोवलेंट है। और दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए दैट्स व्हाई इट हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि सिंपल कोवलेंट जो होते हैं या सिंपल मॉलिक्यूलर जो होते हैं, उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो कि वीक होती है, उनको तोड़ना आसान होता है। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दोनों को डिस्कस करना है। बॉन्डिंग तो कोवलेंट है और स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर। तो किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। और किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये इनमें जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, क्योंकि दे आर डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। तो दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड और इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इट हैज अ सिंपल molecular structure due to low melting point and covalent bonding as it is hydrolyzed या dissolved भी लिख सकते हो उसकी जगह पे ना, dissolved in water to produce acidic solution। और how do you know कि acidic solution बना है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है साथ में, जब उसको पानी में डाला है react with water to form H3PO3। अब H3PO3 आपने ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना है कि दैट इज एन एसिड। अब आपको अगर यही नहीं पता कि H3PO3 एसिड है तो फंस जाओगे। डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। तो अभी हमने निकाला है ये +3, इसीलिए इस एसिड को ना फॉस्फोरिक 3 एसिड भी कहते हैं। देखो H3PO3 को हम फॉस्फोरिक 3 एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और H3PO4 को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक 4 एसिड। उसका रीजन क्या है कि उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है। ठीक है, और निकालते कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो फास्फोरस की X है, हाइड्रोजन की नॉन मेटल्स के साथ हमेशा +1 होती है। फास्फोरस एक एटम है X, और ऑक्सीजन के 4 है, और ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2। तो 3 + X -8 इज इक्वल्स टू 0। तो -8 + 3 इज 5, -5, बल्कि 5 आ रही है, सॉरी फॉस्फोरिक 5 एसिड है, नॉट 4 एसिड। और ये H3PO3 की हमने अभी निकाली है, 3 × 2 + 1, phosphorus is X, oxygen is 3 - 2 is equals to 0। तो 3 + X - 6 is equals to 0, तो X आ रहा है +3, इसलिए ये +3 है। चलें आगे। सर आपने ऑक्सीजन का जो दिया है सर, उनके चार्ज से मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन जी के? बिल्कुल, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जो फॉर्मूले में दिए हैं उसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया।
ऑक्सीजन का चार्ज -2 फिक्स होता है। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन रिडॉक्स के हैंड आउट में मिलेंगे रूल्स इसके कि ऑक्सीडेशन हमेशा फिक्स होता है, दैट इज -2, और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा +1 होता है इफ इट इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल्स। ठीक सर। अच्छा जी, तो कह रहा है व्हेन P4O6 इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स P4O10। ठीक है, P4O10 का तो रिएक्शन हमने हैंडआउट में भी लिखा हुआ है। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O10 इज -3012। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। देखो ये इक्वेशन है, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, फॉर्मेशन का डाटा दे रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट्स लिखूंगा इनकी। फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट अगर रिकॉल करो तो इट इज P4 सॉलिड, ऑक्सीजन इज O2 गैस। ये दोनों तरह के एलिमेंट है ना, तो इससे P4O6 भी बनेगा और P4O10 भी बनेगा। O2 से O2 तो कुछ बनने वाली नहीं है ना। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है ऊपर वाली, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे अगर बैलेंस कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाय डेफिनेशन formation it is a enthalpy change when 1 mole of a compound is formed। तो हम कंपाउंड के मोल्स में इंटरेस्टेड हैं, जो P4O6 के और P4O10 के, जो कि इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है। अगर नीचे बैलेंसिंग कर भी दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन ऊपर आपके 10 है तो नीचे आपने 5 से O2 को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा बहरहाल P4O6 का इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसने आपसे मांगा हुआ है ना, तो ये तो हमारा x हो गया P4O6 का, और P4O10 का इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज -3012। अभी 1 मोल के लिए ये, और इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, -1372। अब हेसेस लॉ लगाओ इसमें, रूट फॉलो करो। अब x जो है उसकी डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, मतलब मेरा x वाला एरो जो ऊपर जा रहा है और मेरा जो हेसेस लॉ वाला रूट है वो नीचे जा रहा है, तो x -x हो जाएगा, प्लस अब जो P4O10 वाला एरो है वो ऊपर जा रहा है, मेरा हेसेस लॉ वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, तो उसका साइन वही रहेगा, जो है अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज -3012 और इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जो कि पूरे ओवरऑल इक्वेशन का -1372। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, -1372 + 3012, x आ जाएगा आपका -1640 किलो जूल पर मोल। Got it? एनर्जेटिक्स अगर नहीं याद है तो एनर्जेटिक्स रिवाइज करोगे, यहाँ से सर ये याद नहीं है। चैप्टर रिवाइज करोगे जाहिर है। पहले तो एक काम करो, चैप्टर्स जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर से रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें पूरे नहीं मिल रहे गूगल क्लासरूम पे तो मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा इस सेशन के जो रिकॉर्डेड हुए हैं यूट्यूब पे जो है। और उसके बाद कोई कमी बेशी रह जाएगी तो फिर वो मुझसे पूछो, टाइम सेट करो क्लास का, क्लास में आगे पढ़ो। सर थोड़ा ब्रीफली समझा दिया करें सर, तो क्वेश्चन आ जाए ना सर प्लीज, क्वेश्चन के लिए। यार असल में ब्रीफली जहाँ मैं समझा सकता हूँ ना वहाँ मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं ये समझाने बैठा ना तो मुझे 1 घंटा चाहिए होगा पूरा, क्योंकि ब्रीफली है ही नहीं ना। तो जहाँ मैं समझा सकता हूँ मैं बता देता हूँ, जहाँ नहीं समझा पा रहा ब्रीफली तो उसके लिए मैं चैप्टर बता रहा हूँ, वो चैप्टर जाके ना रिवाइज करो। अभी टाइम है, देखो अभी हो सकता है। और फिर अभी रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि तुम 3 दिन ले लो, अभी आज की ही तारीख में रिवाइज करो। और अगर उस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, रिवाइज कैसे करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से करो, ज़्यादा बेटर है। और फिर उसमें फिर कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो फिर कांटेक्ट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं मिलकर। कह रहे राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर। अब ये इक्वेशन P4O10 की तो हैंडआउट में लिखी हुई अभी अभी हमने देखी थी। अब ये इक्वेशन आपको याद होगी तो आप फौरन लिख दोगे इसका आंसर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अभी अभी हमने देखी है, ये तो आपको एज पर सिलेबस रिक्वायरमेंट रखनी है। तो फॉस्फोरिक 5 एसिड बनता है इसमें, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। P4O10 6 मोल ऑफ वाटर, 4 मोल ऑफ H3PO4। बैलेंस इक्वेशन याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। अब जब पेपर करोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि भाई कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो बार बार पूछता रहा है, तो हम वही वाली इक्वेशन पे फोकस करें। ठीक है जी, आगे कह रहा है
sulfur dioxide and sulfur trioxide are found in the atmosphere. The oxidation state of sulfur dioxide to the oxidation of SO2 to SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2. अभी सारी इक्वेशन भी याद की हमने कैटालिटिक कन्वर्टर वाली इक्वेशंस के साथ. The first step of the catalytic oxidation is shown in equation 1. सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है. Construct an equation to show how NO2 is regenerated in the catalytic oxidation of sulfur dioxide. देखो दो इक्वेशन है जिसको हमने नाम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से याद किया. पहली इक्वेशन तो उसने लिख दिया. दूसरी इक्वेशन क्या होती है, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है तो वो ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वापस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिजनरेट करवा लेता है. ठीक है, ये इक्वेशन आपको कौन से हैंड आउट में मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले हैंड आउट में. सही है. रटा हुआ होना चाहिए इन शॉर्ट. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन आल्सो रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन to form photochemical smoke. State the product of this reaction that contributes to photochemical smoke. अच्छा, अब ये जो photochemical smoke हमारे पास है ये बेसिकली इसका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो है वो पैन होता है. अब ये अगेन नाइट्रोजन एंड स्मोक का जो है ना, यानी मैंने तुम लोग को ये हैंड आउट में दिखाया नहीं दिखाया क्योंकि इस हैंड आउट में मैं भी डालना मिस आउट हो गया था शायद. लेट्स सी, अगर नहीं है तो ऐड कर लेना अपने पास. देखो ये वाली इक्वेशंस है जो कि इनको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ कहते हैं. 134 पे कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सही है. अच्छा जी, स्मोक की जो है ना ये यहाँ पे ऐड कर लो, जहाँ जहाँ ये इक्वेशन लिखी हुई है ना. देखो स्मोक बेसिकली, अब ये डिटेल में सिलेबस में कभी उसने नहीं पूछा हुआ है कि स्मोक कैसे बनती है और उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसका उसने 2-3 बार दिया हुआ है. तो ये कहीं मैंने डाली तो थी, इस हैंड आउट में नहीं होगी तो किसी और में होगी. बहरहाल आप लोग अपने पास ऐड कर लो. जब स्मोक जो होती है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग. तो जब आप क्या कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को जलते हैं ना, जो फ्यूल से निकलते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं वो आपका नाइट्रेट बना रही होती है बेसिकली. इसका जो है नाम होता है वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है. इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है ना वो पैन होती है, तो आप पैन के नाम से याद कर लो, वरना इसका जो नाम होता है वो होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. दिस इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. शॉर्ट में इसको हम पैन कहते हैं, PAN. फेमसली इट इज नोन एज पैन. अब देखो इस तरह के मार्क्स जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई छूट सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये अगर हैंड आउट की डिटेल आप स्टडी करोगे ना तो आपको मिल जाएंगी ऐसी चीजें. हाँ लिखा था, यही कहीं लिखा था. थोड़ा सा ना इसको है तो फोटोकेमिकल स्मोक पैन आई थिंक ना, आई हैव मिस्ड इट. यहाँ कहीं लिख लेना कि स्मोक का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज पैन. शॉर्ट फॉर्म भी लिख दोगे तो दैट वुड बी इनफ. अच्छा जी,
दिस इज पेन। आगे कह रहा है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है भाई, ऐसा तो नहीं तो क्या स्मॉग इक्वेशन दोबारा दिखा सकते हैं? स्मॉग की इक्वेशन नहीं लिख पाई, स्मॉग की इक्वेशन याद नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो इस रहा है कि आपका फिगर 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with the height from the ground। मतलब अगर हाइट आपकी क्या कहते हैं 0 किलोमीटर है तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का आप 0 किलोमीटर पे तो टेम्परेचर आप रीड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पे खड़े हुए हो तो यहाँ से आप टेम्परेचर रीड आउट कर सकते हो कि कितना बन रहा होगा। 40 किलोमीटर पे खड़े हो तो टेम्परेचर रीड आउट कर रहे होगे। अब ये बड़ा वैरायटी है टेम्परेचर में, ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये ग्राफ देखो पहली बार आया, मैंने भी अभी पहली बार देखा है फैब 5 का पेपर। ठीक है, इस तरह का ग्राफ पहले कभी पेपर 2 में दिखा नहीं है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज इस तरह से नई अगर आ गई है। ग्राफ तो रीड आउट कर रहे हो ना बचपन से, वाई एक्सिस पे हाइट दी हुई है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड दिया हुआ है बस। अब इसको देख के ना घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ग्राफ तो कभी हमने देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा फ्रेंकली स्पीकिंग, पहली बार आया हुआ है, बनाया हुआ है उसने। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो वो ग्राफ के डिस्क्रिप्शन से पूछ रहा होगा या कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप बना रहा होगा वो। तो कह रहा है द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1 हैज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन -168। अब वो इक्वेशन 1 कौन सी थी, वो जो आपके पास उसने उसकी लिखी हुई थी ना, ये वाली, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस इक्वेशन की बात कर रहा है। इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन उसने आपको बताया हुआ है। सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिफर्स। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, केसी केपी में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है ना, फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है। कह रहा है सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिफर्स एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर compared with a height of 50 किलोमीटर from the ground। अब देखो, अब हाइट का तो रिवर्सिबल रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं बनता। रिवर्सिबल रिएक्शन के पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से किस चीजों का ताल्लुक बनता है, टेम्परेचर का बनता है, कंसंट्रेशंस का बनता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो लीच एटलेस प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशंस एंड प्रेशर। अब हाइट जो है वो प्रेशर से लिंक्ड है एज पर दिस ग्राफ। तो 20 किलोमीटर पे अगर आप टेम्परेचर रीड आउट करोगे तो वो कुछ -65 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा है, और 50 किलोमीटर पे जब आप टेम्परेचर रीड आउट करोगे तो ग्राफ पे जहाँ पे 50 किलोमीटर पे ग्राफ टच कर रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। मतलब वो कह रहा है कि जब हाइट 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पे आ रही है तो इट मीन्स के आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ना। सर 50 होगी ना, सही कह रहे हैं। हाँ, 50 किलोमीटर पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और 20 पे जो है वो -60 आ रहा है, मतलब 20 पे कम आ रहा है टेम्परेचर। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है जो कि -168 है, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन लिखा हुआ होता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने दो बातें पढ़ी हैं, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। हम देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका नेगेटिव है मतलब एक्सो है या फिर एंडो होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सो होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है और डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है। वो लेवल से पढ़ते आ रहे हो ये। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से राइट पे शिफ्ट होगा, डिक्रीज करने से लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अच्छा बल्कि 20 पे 50 डिग्री सेल्सियस, हाँ सॉरी इट इज -50 नॉट -60। अच्छा जी, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और 20 किलोमीटर हाइट पे जो टेम्परेचर है वो -50 है, और 50 किलोमीटर हाइट पे 20 किलोमीटर हाइट पे टेम्परेचर जो है वो -50 है, और 50 किलोमीटर हाइट पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जब हाइट इंक्रीज हुई है तो टेम्परेचर -50 से 0 डिग्री सेल्सियस जाने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसने क्या पूछा था,
state the position of this equilibrium differs at a height of 20 किलोमीटर compared with height of 50 किलोमीटर. मतलब जब आप 50 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पे जाओगे तो इट मींस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो एट 20 किलोमीटर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shifts towards right hand side. ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. बस इतना ही पूछा था उसने, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा इज एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू 50 किलोमीटर वाली हाइट पे. इसमें सिर्फ ग्राफ से टेम्परेचर देखने थे और कुछ नहीं करना. तो ग्राफ ऐसा उसने बना दिया कि मैं भी देख के परेशान हो गया कि भाई ये कभी देखा नहीं ऐसा ग्राफ. सर 20 किलोमीटर्स में -50 आ गया सर, ये एक्सोथर्मिक नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू है ना सर? टेम्परेचर से थोड़ी एक्सो एंडो देखते हैं. एक्सो एंडो तो रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज बता रहे हैं ना. रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -168 है तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. अब 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पे जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना. 0 से -50 जा रहा है. तो वो पूछा था 20 पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा. तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 50 से 20 पे जाने पे. डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, द मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म. और क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सही है भाई, बाकियों को समझ आई ये बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन 3, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड और ऑल कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर. ये आ गया आपका ग्रुप 17 का क्वेश्चन. देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले जो 5-6 साल के पास पेपर्स देखो ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन दे रहा है. ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन देने का रीजन ये है कि केमिस्ट्री का लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान करना, क्योंकि उसमें सारा रट्टा होता है. फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे ज्यादा मार्क्स लूज कर रहे होते हैं. ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो भी ज्यादा मार्क्स, मॉडरेट मार्क्स होते हैं. ऑर्गेनिक में बच्चे ज्यादातर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिजिकल में बच्चे ज्यादातर अच्छा परफॉर्म नहीं करते. इनऑर्गेनिक क्योंकि रट्टा है तो उसमें ज्यादातर लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अगर रट्टा पर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस ही होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना होता है. कह रहा है हाइड्रोजन हैलाइड कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग हैलोजन विद हाइड्रोजन. Describe and explain the relative reactivity of the halogens down the group when they react with hydrogen to form hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide. तो ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाले हैलोजेंस आते हैं. ठीक है, डाउन द, क्योंकि ये रिएक्ट कैसे करते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है. ठीक है, हमने ग्रुप 17 में बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि डाउन द, ये सारे जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये खुद क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली रिड्यूस्ड हो रहे होते हैं. तो डाउन द ग्रुप इनकी रिडक्शन डिक्रीज हो रही होती है, रिडक्शन एबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है. और क्योंकि ये खुद रिड्यूस्ड हो रहे होते हैं तो ये सारे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं. तो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज होती है. और उसका रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है बट साथ में शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है. तो इनकी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप they become less reactive. Group halogens becomes less reactive. Maria mic बंद कर दो please. Down the group halogens become less reactive as their electronegativity
decreases due to increase in shielding effect as number of shells increases. सही है? अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है HCl is a product of several different reactions. Some of these are shown. Write an equation for reaction 1. Reaction 1 में क्या है? सिलिकॉन क्लोराइड को वाटर में डाला है तो HCl बन रहा है, और NaCl को आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो HCl बन रहा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, लेकिन क्लोराइड आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाता। SiCl4 को पानी में डालते हो तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है। अब ये रिएक्शन की इक्वेशन भी अगेन रट्टा लगानी है, और कहाँ से मिलेगा ये तुम्हें, कौन से हैंडआउट में मिलने वाला है ये उसी में जो पीरियोडिसिटी वाला हैंडआउट है जिसमें हमने क्लोराइड डिस्कस की हुई है, ये वाली क्लोराइड डिस्कस की हुई है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, इनके बॉन्डिंग, इनके स्ट्रक्चर्स। और सिलिकॉन क्लोराइड को देखो पानी में डालते हैं तो pH2 आता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये HCl बनाता है। अब ये इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगी, ये सिलिकॉन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये O काट देना, इसका एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तुम्हारे हैंडआउट में अगर है तो ये O हटा देना, और ये 4 मोल्स ऑफ HCl बनाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम की भी याद रखनी है, PCl5 की भी याद रखनी है। अभी गंदा वाला काम है, देखो इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, ये आपको रट्टा लगा के रखना है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अभी तक 4 ऐसी इक्वेशन आ गई हैं इनऑर्गेनिक की जो आपको याद रखनी है पूरे पेपर में, तो 4 मार्क्स तो सीधे सीधे ये बन गए तुम्हारे। SiCl4 रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड HCl। सही है? और ये जो NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है ना, ये इक्वेशन आपको मिलेगी ग्रुप 17 में, और ये आपको हैंडआउट में मिलेगी रिएक्शन 1 की इक्वेशन पीरियोडिसिटी में। मैं NaCl वाली भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ग्रुप 17 भी खुला हुआ है साथ ही, ग्रुप 17 खुला हुआ, दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये इक्वेशंस। ये वाले रिएक्शन है भाई, NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनाते हैं। ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन इनफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कराए इनटू क्लोरीन। लेकिन जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आगे फर्दर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमाइड आयन फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं टू फॉर्म ब्रोमीन। इसी तरह आयोडाइड के साथ भी ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयोडाइड की इक्वेशन फर्दर ऑक्सीडेशन की नहीं मांगता, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो फाइनल प्रोडक्ट्स मांगता है। NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होंगे तो सिर्फ HCl तक रिएक्शन रुक जाएगा, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl बनेंगे। लेकिन जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा इनटू ब्रोमीन, तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी मिलेगा और ब्रोमीन भी मिलेगा, और साथ में इस इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है, तो ये तीनों प्रोडक्ट याद रखना है। इसी तरह आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड भी मिलेगा और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडाइड इनटू आयोडीन, और सल्फर एलिमेंट भी मिलेगा और H2S गैस भी मिलेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन आगे पूछता है इसलिए मैंने बता दिया, अगर पूछा हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिएक्शन। फिलहाल यहाँ पे पूछा हुआ है देखो दोनों का,
In reaction 2, NaCl reacts with concentrated sulfuric acid to form HCl and sodium hydrogen sulfate. When NaBr reacts with concentrated sulfuric acid, the products include Br2 and sulfur dioxide. ये बता जरूर रहा है, लेकिन ये आपको याद रखनी है इक्वेशन। इस पर रिलाई नहीं करोगे कि जैसे इस क्वेश्चन में बताया तो हमेशा बताएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं भी बताता वो। Identify the types of reaction that occur in each case by completing table 3.1. Explain the difference in these reactions. ठीक है। अच्छा, अभी जो रिएक्शंस हैं ये हमारे पास बेसिकली ना रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। अब NaCl और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्वियसली एज एन एसिड रिएक्ट हो रहा है इसमें। अब सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। अब सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन हम लोग पहली बार देख रहे हैं जिसमें सॉल्ट और एसिड रिएक्ट हो रहा है। तो इन रिएक्शंस को हमने रिडॉक्स रिएक्शन बोला हुआ है। और इसमें क्या है, हैलाइड्स कैन आल्सो भी अभी टेस्ट फॉर हैलाइड्स के तौर पे भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हैलाइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। तो इनको ना हम क्या कहते हैं, एसिड रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं और एसिड और अल्कली का रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अब NaCl जो होगा वो उसमें एज अ बेस काम कर रहा होगा। इसी तरह सोडियम ब्रोमाइड में भी तुम ये कह सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो एज अ बेस काम कर रहा है। अदरवाइज यू कैन आल्सो से कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। सिवाय इस वाले रिएक्शन के NaCl वाले रिएक्शन में ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्योंकि देखो रिडॉक्स रिएक्शन हम कैसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट या राइट या दोनों जगह कोई एलिमेंटल चीज बन रही हो, एलिमेंटल स्टेट हो। जैसे सोडियम ब्रोमाइड वाली इक्वेशन में जब ये पूरी इक्वेशन दूसरी इक्वेशन फॉलो हुई है तो ब्रोमीन गैस बनता है, तो एलिमेंटल फॉर्म है ना ब्रोमीन। लेकिन NaCl वाली इक्वेशन में हमारे पास कोई भी चीज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटल स्टेट नहीं बन रही है। तो पहली वाली दोनों ही एसिड बेस रिएक्शन भी है, लेकिन जो सोडियम ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो HCl में क्लोराइड आयन को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज करा सकता है ब्रोमीन। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमाइड आयन, बट इट इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, क्योंकि हैलोजन जो है वो खुद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे होते हैं। तो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही होती है ना, क्योंकि इनकी रिडक्शन कैपेबिलिटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन वो मुश्किल से गेन करते हैं, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से छीन पाते हैं, दूसरे को मुश्किल से ऑक्सीडाइज करा पाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा देगा, क्लोराइड को नहीं करवा सकेगा, आयोडाइड को करवा देगा। ठीक है। तो जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाएगा। वैसे तो ये दोनों एसिड एंड बेस रिएक्शन है, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकेगा, ऊपर वाली इक्वेशन में वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाता, क्योंकि क्लोराइड खुद एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नीचे वाली इक्वेशन को आप रिडॉक्स कह सकते हो, दिस इज अ रिडॉक्स। ऊपर वाले को रिडॉक्स नहीं कह सकते। और एसिड एंड बेस इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और जब HCl और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, या सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, या सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर तो बन रहा है ना, सॉल्ट तो बन रहा है। तो बेसिकली NaCl वैसे तो तुम आज तक सॉल्ट पढ़ते आए हो, लेकिन ये यहाँ पे एज एन एसिड काम कर रहा है। सोडियम ब्रोमाइड भी सॉल्ट भी है और ये यहाँ पे एज एन एसिड भी काम कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस पढ़ते हैं ना, वो वाला सीन हुआ है इसके साथ। सर जी, क्या आप रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बता सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, और रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है
तो खुद वो रिड्यूस्ड हो रहा होगा, किसी को ऑक्सीडाइज करा रहा है, मतलब दोनों ही हो रही है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा एमन, आपको भी टाइम दिया हुआ था ना? ओ यस। एमन थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ी देर बाद मैं इस क्लास से फ्री होता हूँ तो फिर आपको मैसेज कर देता हूँ। अच्छा इसमें कह रहा है when heated with Bunsen burner HCl does not decompose, then hydrogen iodide forms H2 and I2. Explain the difference in the effect of HCl and hydrogen iodide. देखो HCl डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग में, हाइड्रोजन आयोडाइड HCl नहीं होता, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि HCl बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है, उसका बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड हैज अ शॉर्टर bond length so greater bond enthalpy than हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप ये बात हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए लिखना चाहो तो यूं लिख दो, हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ एंड लेसर बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। उसका रीजन एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों है हाइड्रोजन क्लोराइड की शॉर्टर बॉन्ड लेंथ? क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज छोटा है, आयोडाइड आयन का बड़ा है। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है आयोडीन में तो उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी। सर ये डिकम्पोजिशन क्या मतलब खत्म होना, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना। HCl को हाइड्रोजन आयोडाइड को जब आप हीट करोगे ना तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेसिकली हाइड्रोजन और आयोडीन। अगेन ग्रुप 17 में मिलेगा। अच्छा इसके आगे इसका पार्ट डी भी है, यस। पार्ट डी में कह रहा है द हाइड्रोजन हैलाइड dissolves in water to form strong Bronsted-Lowry acid. Concentration of strong acid can be determined by titration. State what is meant by the strong Bronsted-Lowry acid. तो देखो Bronsted-Lowry acid क्या होता है? That gives H positive ion, ठीक है, प्रोटॉन डोनर होते हैं वो, और स्ट्रॉन्ग है तो मतलब इट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बाय स्ट्रॉन्ग Bronsted-Lowry acid मींस कि Bronsted-Lowry acid क्या होता है? Substance that donates H positive ion, जिनको हम प्रोटॉन डोनर्स भी कहते हैं ना Bronsted-Lowry acid को, and are completely ionized in aqueous solution. Weak acid जो होते हैं वो partially ionized होते हैं। अच्छा पार्ट 2 में कह रहा है ऑन फिगर 3.3 स्केच द pH titration curve produced when 0.1 mole of sodium hydroxide is added to 25 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube of hydrogen bromide। मतलब अगर हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्लास्क में लिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे देखो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब एसिड एंड बेस टाइट्रेशन पढ़ते थे ना वो लेवल में, वही है, ब्यूरेट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, सही है, तो उसका जो पीएच होगा वो एसिडिक रेंज में होगा और वो पीएच जो होगा वो इंक्रीज होगा। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि उसका जो पीएच होगा वो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा आपका कहीं 1 और 2 के बीच में, सही है। और पीएच कर्व कैसे बनाते हैं? अच्छा अब देखो ये कह रहा है 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2 एक्सिस, ठीक है, एक्सिस में डाला है मतलब सोडियम न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहे हो ताकि पीएच जो होगा वो कंप्लीटली अल्कलाइन रेंज में चला जाएगा।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो पीएच जो होगा वो 13 तक कहीं पहुंच जाएगा उसका, तो ग्राफ यहाँ पे कहीं एंड हो रहा होगा। अच्छा, किस वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी वो आपने इक्वेशन से पता लगाना पड़ेगा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट विच इज सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर, इस इक्वेशन को बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, दिस शोज के 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि कितना टाइटर वॉल्यूम क्या है एल्कली का, मतलब किस वॉल्यूम ऑफ एल्कली पे एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, तो अगर रिकॉल करो ओ लेवल से C1V1 ओवर N1 C2V2 ओवर N2 वाला फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली है 0.1, एल्कली का कितना वॉल्यूम डालना है कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। मोल्स ऑफ एल्कली इक्वेशन में 1 है। इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है 0.1, उसका वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के जो मोल्स हैं वो है 1। सही है। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली वॉल्यूम आ रहा है 25, मतलब एल्कली के 25 सेंटीमीटर क्यूब पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब पे ग्राफ जो है वो इस तरह से ऊपर उठेगा और एल्कली के 13 सेंटीमीटर क्यूब तक ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, टाइट्रेशन कर्व की मैं एक अलग से तुम लोगों की क्लास लूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइट्रेशन कर्व जो है वो लेवल में हम लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़े होते, और ये हमेशा से A2 में रहा है टाइट्रेशन कर्व, लेकिन 2022 के सिलेबस में जो है टाइट्रेशन कर्व उन्होंने उठा के क्या कहते हैं A2 से उठा के AS में डाला है। टाइट्रेशन कर्व बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने बस उसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स बताने हैं कि किस तरह से आप टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को पहले तो ये निकालना पड़ता है कि कौन से वॉल्यूम ऑफ एल्कली पे एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है, या वाइस वर्सा, अगर आप ब्यूरेट से एसिड डाल रहे हो कॉनिकल फ्लास्क में तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन किस वॉल्यूम पे हुई है वो भी आपको निकालनी पड़ती है। जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया भी हमारे पास एक्वस अमोनिया हमें पता है हमेशा से कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो जब अमोनिया को आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा अमोनियम ब्रोमाइड। लेकिन जब हम सिर्फ अमोनिया लिखते हैं तो हम वाटर नहीं लिखते, लेकिन जब तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो साथ में तुम अमोनियम ब्रोमाइड और H2O भी लिखोगे। सही है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो ये भी 1:1 के रेशियो में ही बैलेंस हो रही होगी। तो इसमें भी आपने क्या करना है, C1V1 ओवर N1 और C2V2 ओवर N2 वाला फॉर्मूला लगाओगे। कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.1 है, वॉल्यूम आपको निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया की इक्वेशन में 1 है। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड 0.1 है, वॉल्यूम 25 है, और मोल्स इसके 1 है, तो इसमें भी वॉल्यूम 25 ही आ रहा है। बस फर्क क्या है कि आपने ये रियलाइज करना है कि अमोनिया जो है ना वो वीक एल्कली है। इसका जो टाइट्रेशन कर्व बनेगा, देखो आपने अमोनिया बीकर में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लिया हुआ है जो कि वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कर्व जो है वो नीचे से यहीं से कहीं से स्टार्ट होगा और उठेगा 25 पे, लेकिन अमोनिया जब एक्सेस में डाल दोगे तो कर्व जो है वो आपका क्या कहते हैं वो हाई पीएच पे नहीं जाएगा एल्कली, क्योंकि वीक एल्कली है, तो पीएच वीक एल्कली का जो होता है वो अराउंड आपका 12 या 10 के बीच में कहीं रुक जाएगा कर्व जाके। इसका टाइट्रेशन करना कुछ इस तरह का बनेगा, से यहाँ रोक दिया मैंने। अच्छा, ये हमें पढ़ना है अभी भाई, टाइट्रेशन कर्व, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइट्रेशन कर्व, ये येट टू बी स्टडीड छोटे छोटे टॉपिक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पहली बार A2 से निकल के AS में आया है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो था हमेशा से, और ये टाइट्रेशन कर्व भी पहली बार A2 से निकल के AS में आया है। अच्छा, एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन मैं वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि इस पेपर में भी डाला होगा उन्होंने, क्योंकि 2022 का ये वाहिद पेपर है जो सिलेबस चेंज होने के बाद 2022 को फॉलो कर रहा है ना। उससे पहले के जितने पेपर्स हैं ना इसमें ये टाइट्रेशन कर्व तुम्हें कभी नहीं मिलेगा,
तुम्हें उसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन तो मैं A2 से उठा के तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। टाइट्रेशन कर्व भी मैं A2 से उठा के तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। छोटे छोटे बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। बाकी डाटा बुकलेट इस पेपर में आपको गिवन नहीं थी। इसमें अगर आपने रियलाइज करा हो कि कहीं पे भी तुम्हें डाटा बुकलेट अभी तक यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जितना भी डाटा है वो आपको क्वेश्चन के साथ गिवन है। हाँ, प्रोडक्ट टेबल आपको यूज करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट टेबल आपको गिवन होगा। कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी डाटा बुकलेट से देख लो या बॉन्ड एंथैल्पी डाटा बुकलेट से देख लो। तो डाटा बुकलेट ना मिलने पे परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। डाटा बुकलेट पे 2 पेजेस मिलेंगे और वो 2 पेजेस इनफ है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो जरा टाइट्रेशन कर्व अपने पास देख लो और मुझे रिकॉल करवा देना क्या क्वेश्चन चल रहा है। ये क्वेश्चन 3 चल रहा है अभी तक, पता नहीं है रहा। अच्छा, इसका पार्ट ई और देख लो। क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लें यार पूरा। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद प्रोपीन टू फॉर्म ब्रोमो एल्केन्स, 2 ब्रोमो एल्केन्स। Complete the diagram to show the reaction mechanism for the reaction of hydrogen bromide and propene to form the major organic product. Include charges, dipole, lone pairs of electrons. रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड जब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? जब हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो जिसपे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर हायर। तो इसमें जो हमारे पास इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकेटाइन बनता है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, तो उनका प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना है। लिखा हुआ था ना इसने कहीं पे मेजर प्रोडक्ट, हाँ मेजर प्रोडक्ट का दिखाना है। तो मतलब मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन को अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर ऑलरेडी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर हायर। तो डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है हमारे पास, कार्बन 1 कार्बन 2। तो कार्बन 1 पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन 2 पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन will get attached to that double bonded carbon atom where already the hydrogen atoms are higher। तो कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बन पे मतलब पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आएगा। और क्योंकि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया हाइड्रोजन के, तो ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आयन बना लेगा, जो कि बनने के बाद फौरन ही एक लोन पेयर भी दिखाओगे ब्रोमाइड आयन और चार्ज भी दिखाओगे नेगेटिव, और कर्ली एरो दिखाओगे कि बनने के बाद इस कार्बोकेटाइन पे जो पार्शियल जो कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन है उसको अटैक करेगा। और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? जैसे सी, अभी जैसे इसने बनाया हुआ ना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि उसी तरह से बना दूं, लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा करके सीधा करके बना सकते हो। अब CH3 को एक साथ यूं भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे उसने लिखा हुआ है मैंने ट्राई किया है कि भाई वैसे ही लिखना है वापस, ताकि ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। सर और यहाँ जी सर इस बार भी क्या इनऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चंस आएंगे जो बेटा, ट्रेंड फॉलो 5-6 हो रहा है? सालों से 2 ही आ रहा है, 5-6 सालों से 2 ही आ रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते, पहले नहीं आते थे तो पहले ऑर्गेनिक से 2 बनते थे, फिजिकल से 2 बनते थे, 5-6 सालों से इनऑर्गेनिक से 2 आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन बच्चे इनऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो एंड वक्त पे रट्टा मार लेते हैं और उनके ना मार्क्स आ जाते हैं उसमें। तो 5-6 सालों से जो थ्रेशोल्ड जो है एएस का जो थोड़ा सा सही हुआ है वो उसका रीजन ये है कि इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 2। सर इनऑर्गेनिक में ग्रुप टू और ग्रुप 17 याद करना है ना, राइट? periodicity ग्रुप 2 और ग्रुप 7। मरियम, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है पेपर्स की? नहीं सर, मैं अक्टूबर नवंबर में दूंगी। एएस भी अक्टूबर नवंबर में चले हो? ओके। सर ग्रुप 3 किस में आते हैं? ग्रुप 3 नहीं है ही नहीं, ग्रुप 3 मतलब सिलेबस में नहीं है। ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 भी नहीं है। ग्रुप 17 है, ग्रुप ग्रुप 2 17 है और periodicity है और नाइट्रोजन एंड सल्फर है। ठीक है। ठीक है,
explain why the two bromoalkanes are not produced in equal amounts by this reaction. देखो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का जो रेशियो पड़ा था वो 3:1 पड़ा था, 75% 25%। मेजर प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है। और क्योंकि उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इन मेजर प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन formed is secondary carbocation or secondary carbocation which are more stable और मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ देखो दो एल्काइल अटैच्ड है ना, दो कार्बन अटैच्ड है, और कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इसको आप एक वर्ड में ये कह सकते हो कि मोर एल्काइल आर अटैच्ड टू इट, या आप ये भी कह सकते हो कि एल्काइल है more positive inductive effect which are more stable due to greater positive inductive effect due to two alkyl groups। तो हमने मार्कोवनिकोव रूल से बनाना सीखा था ना, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया था, ये वो है। बल्कि डॉटेड लाइन तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में होती है जिसमें ट्रांजिएंट स्टेट बनती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो कोई डॉटेड लाइन नहीं है। अच्छा जी, द रिएक्शन ऑफ, अब ये जो दिया हुआ है हमें, ये ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है विद एन सोडियम हाइड्रोक्साइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिपेंडिंग ऑन वेदर वाटर और इथेनॉल इज यूज्ड। अब जैसे आई थिंक आज आरफिन पूछ रहा था, है आरफिन क्लास में? नहीं है। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस में लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, अक्सर हम इथेनॉल में भी ले रहे होते हैं, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इथेनॉल में लेते हो तो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, एलिमिनेशन होता है। ब्रोमाइड और उसके बराबर वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। लेकिन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन में लेते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि जिस कार्बन के साथ, जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, उसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसमें कह रहा है टेबल 3.2, कंप्लीट टेबल 3.2 टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है? आपके पास अल्कोहल जो बनेगा इसमें, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लोगे तो हमें पता है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और CH3 CH2 Br की जगह OH लग जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो सोडियम ब्रोमाइड जो है ना वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसका। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है? सोडियम ब्रोमाइड। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है? प्रोपेनॉल, जो कि CH3 CH2 CH2OH है। आप नाम भी लिख सकते हो प्रोपेनॉल का, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और इथेनॉल के साथ एल्कीन बनता है जब डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन तो नहीं कहेंगे इसको, एलिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर बाहर निकलता है, इसमें वाटर बाहर नहीं निकलेगा। इसमें जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, जब इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, तो ये Br और हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये जो दो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकला है उनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपीन या प्रोपनीन। दिस इज CH3 CH और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH2। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? जो HBr बाहर निकला है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा ना, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये एसिड है, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है इसमें, तो ये होता क्या है कि ये जब बाहर निकलता है तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाता है सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में वाटर बना लेता है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिलते हैं। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जरूर बन के निकला है, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, अल्कली के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो तुम्हें मिलेगा ना वो बेसिकली सोडियम ब्रोमाइड
या और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, या दोनों लिख दो, बल्कि दोनों ही लिखो ना। सर क्या आप लास्ट पर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिनॉल वाला? देखो जब आप एल्काइल हैलाइड में इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो एलिमिनेशन होगी, जिस कार्बन पे हैलोजन है वो हैलोजन और उसके एडजेसेंट कार्बन वाला हाइड्रोजन वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और बाद इन दो कार्बन जिससे रिमूवल हुआ है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये तो बन गया प्रोपेन बनी। और जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकला है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आर एसिड्स, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके जैसे ये बनेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा, साथ में वाटर। सही है भाई? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये प्रोपेलिन क्यों कह रहे हैं? या प्रोपेन बनीन बोला है मैंने, प्रोपीन कह दो उसको, क्योंकि प्रोपीन में तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकते हैं ना। जब अगर मैं डबल बॉन्ड की नंबर बताऊं तो वो उसको मैंने प्रोपेन बनीन कह दिया था। प्रोपनीन भी कहते हैं, प्रोपेन बनीन भी कहते हैं। जैसे ये ऊपर है, ये प्रोपेनॉल है ना, इसको हम लोग प्रोपेन बनॉल भी तो कहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती प्रोपेन बनॉल की, क्योंकि प्रोपेनॉल प्रोपेन टू ऑल भी बनता है ना, इसलिए प्रोपेन बनॉल भी कहते हैं। लेकिन नीचे वाले को प्रोपीन को प्रोपेन बनीन कहने की जरूरत नहीं है, प्रोपीन भी कहते तो एक ही बात है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, 3 कार्बन जब होंगे तुम्हारे पास। सही सर। अच्छा लास्ट रिएक्शन, देखो ये क्वेश्चन 4 लास्ट है, क्वेश्चन 4 ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। इसको भी कर ही ले। सर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? देखो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी आए कुछ पेपर्स में, क्वेश्चन की लेंथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आई ठीक है। थिंक इस पेपर में 4 ही होंगे, क्योंकि मार्क्स हमारे पूरे हो रहे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन पूरा ऑर्गेनिक पे रिलेटेड लग रहा है। इसमें 2 कंपाउंड्स हैं जे एंड के, सर ये इसमें अगर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे फोकस किया हुआ है बस क्या? देखो मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, जो पिछले 5-6 साल का ट्रेंड है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते इस बात पे कि फिजिकल के चैप्टर जो है उस पर वो हल्का हाथ रखेगा, कभी भी वो शिफ्ट मार सकता है। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है ना वो यही चल रहा है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस है। लेकिन कब वो शिफ्ट मार जाए, कब फिजिकल में कोई केसी केपी का क्वेश्चन बड़ा डाल दे या एनर्जेटिक्स का बड़ा डाल दे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो बेसिक केमिस्ट्री आपकी वही है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पढ़ के सब जाना है इन शॉर्ट। हाँ इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, याद रखते बहुत मानना है, और ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा देखो जे और के, हमारे पास जे में अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करूं तो ये तो कीटोन है, ठीक है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसकी इधर भी एक एल्काइल है, इधर भी एक एल्काइल, और एक एल्डिहाइड है। ये CHO लिखा हुआ होता है तो एल्डिहाइड, मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन होगा। एक अल्कोहल भी है इसमें, ठीक है। के में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन भी है। अच्छा क्या राइट, कंप्लीट टेबल 4.1 टू स्टेट व्हाट कुड यू ऑब्जर्व व्हेन J reacts with the reagents listed। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हम लोग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड भी आइडेंटिफाई हो जाता है और कीटोन भी हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन क्या आती है, ऑरेंज पीपीटी। अब देखो कंपाउंड के में ना तो कोई एल्डिहाइड है ना कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है और डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट ही देगा ना, ठीक है। तो जे के साथ जो है ये ऑरेंज पीपीटी देगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। के का उसने पूछा हुआ भी नहीं है, जे का पूछा, ऑरेंज पीपीटी। अच्छा इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है,
ठीक है, तो टॉलरेंस रीजन जो होता है वो सिर्फ टेस्ट होता है आपका एल्डिहाइड के लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो एल्डिहाइड है ना यहाँ पे, ये रहा एल्डिहाइड, तो टॉलरेंस रीजन भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और टॉलरेंस रीजन का पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास सिल्वर प्रेसिपिटेट बनता है, हम उसको ना कहते हैं सिल्वर मिरर बन गया टेस्ट ट्यूब में। डायग्राम भी दिखाई होगी ना इसकी, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे सिल्वर मिरर आ जाता है। अब जो लोग आज की क्लास में एब्सेंट थे ना, सोडियम मेटल किस चीज के लिए रिएक्ट होता है भाई? सोडियम मेटल को हमने देखा है कि वो अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब जे में कार्बोक्सिलिक तो नहीं है, अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल है, तो जब अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस बनेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। अच्छा, जे हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिक जे जो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिसमें कायरल कार्बन होता है। अगर मैं कंपाउंड जे को देखूं तो इसमें कोई कायरल कार्बन बन रहा है। कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके 4 बॉन्ड हो और चारों जगह डिफरेंट चीजें अटैच हो। तो ये है कायरल कार्बन, उस पर मैं स्टेरिक से बना रहा हूँ कायरल कार्बन। तो इसका हम ना टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं कायरल कार्बन का। जैसे कार्बन है ना, ऊपर OH है, एक साइड पे एल्डिहाइड है जो मैं वेज से बना रहा हूँ, एक डॉटेड और एक लाइन। एल्डिहाइड जो CHO बना हुआ है, एक CH3 है इस पे, और एक ये पूरा जो है ना कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कंडेंस करके भी लिख सकता हूँ, COCH3 ऐसे लिख दो उसको, क्योंकि एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और फिर CH3 है। और सर अगर हम सारे बॉन्ड्स दिखाएं COCH3 के जो कीटोन है तो कोई वो भी मसला सही तो है। नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है बनाना। तो आपके पास इसमें चॉइस है, आप जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। अच्छा, इसमें ना कुछ मार्किंग की में, ये जो लेटर लिखे ना, ये भी लेटरली इन्वर्ट कर देता है मिरर इमेज की वजह से। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है करने की, आप बस ये ख्याल रखना है कि वेज मिरर लाइन की तरफ जा रहा है, तो वेज मिरर दूसरे वाले आइसोमर में भी वेज मिरर लाइन की तरफ होगा। और एक COCH3 अवे फ्रॉम मिरर लाइन जा रहा है, तो अवे फ्रॉम मिरर लाइन बनाना। और कायरल कार्बन को ना ऐसे स्टेरिक बना के लेबल कर देना। यस, नॉइज फिजिंग भी लिख सकते हो, बबलिंग भी लिख सकते हो। बबल्स निकलते हैं जब गैस के, तो फिजिंग ही कहलाता है वो। एफिवेसेंस भी लिख देते हैं अक्सर लोग। अच्छा, K is used to make the addition polymer perspex. A synthesis of perspex is shown. एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होते हैं और पूरा पॉलीमर बन जाता है। आइडेंटिफाई L, रिएक्टेंट L, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। अच्छा देखो, हमारे पास जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो अगर मैं K से लेके M तक डिफरेंस देखूं, तो K और L में, K और M में, अब आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सेम है, पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, M में भी पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे नीचे एक CH3 लगा हुआ है, M में भी नीचे CH3 लगा हुआ है। लेकिन जो ऊपर है ना, K में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH। लेकिन M में जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एस्टर बना हुआ है। अगर मैं M का स्ट्रक्चर देखूं ना, तो इट इज लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फिर CH3। तो ये एस्टेरिफिकेशन हुई है, जिसमें से ये पीछे वाला पार्ट है ये एसिड का पार्ट है, और जो आगे वाला पार्ट होता है वो अल्कोहल से आता है ना। COO वाला पार्ट एसिड से आता है, और ये CH3 वाला पार्ट अल्कोहल से आया होगा। मतलब एक कार्बन वाला जो अल्कोहल होता है, मतलब ये अल्कोहल होगा CH3OH। एक कार्बन वाला जो अल्कोहल होता है वो मिथेनॉल होता है। सही है। और एस्टेरिफिकेशन करवाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वो हमारे पास होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट। और इसमें भी हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं, क्योंकि ये बॉयल हो सकता है। अगर याद ना आ रहा हो कि अंडर रिफ्लक्स लिखना है या नहीं लिखना, तो लिख देना, कोई मसला नहीं है। ड्रॉ 1 फीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर पर्सपेक्स। अब आपने जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन बनानी है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखो, ये जो मोनोमर है
तो हम लोग राइट और लेफ्ट पे क्या करते हैं, कुछ भी एटम नहीं दिखाते डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के। ऐसे बहुत सारे मोनोमर जब आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो वो एडिशन पॉलीमर बना लेगा। अब ऐसे 2 रिपीट यूनिट कह रहे हैं ना बनाने की, अच्छा 1 रिपीट यूनिट कह रहा है, सॉरी। चलो मैं ये बता देता हूँ, थोड़ी सी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिकॉल हो जाएगी ओ लेवल की। इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ना वो खत्म हो जाता है, और जो एडजेसेंट कार्बन है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है। सही है। अब ये 2 रिपीट यूनिट्स हैं, हमें जो है ना सिर्फ एक रिपीट यूनिट बनाना है। तो हम लोग जो है ना जो फाइनल आंसर बनाएंगे वो सिर्फ एक मोनोमर बनाएंगे, बस। और कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर देंगे, ग्रीन वाले जो है ना बॉन्ड शो करती है कंटिन्यूटी बॉन्ड। तो कह रहा है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट हाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ एम एंड पर्सपेक्स वुड डिफर। देखो अभी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमने हर जगह पे नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें अब देखो हमेशा से ये जो पूरा टेबल है ना ये डाटा बुकलेट में आता था। तो हम क्या करते थे, डाटा बुकलेट खोलते थे और ये टेबल को देखते थे। अब क्या आसानी हो गई है कि डाटा बुकलेट क्योंकि नहीं आएगी तो टेबल उसने क्वेश्चन के साथ नीचे डाल दिया। अब 1 मार्क के लिए तुम इमेजिन करो, डाटा बुकलेट में पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेबल निकालते थे, फिर बार बार ना डाटा बुकलेट पलटते थे, फिर क्वेश्चन देखते थे, फिर डाटा बुकलेट पे देखते थे, बड़ा मसला होता था उसमें। यहाँ पे बड़ा आसानी हो गई है। अब बहरहाल जिसने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा हुआ है मेरे साथ उसको तो समझ आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो वो थोड़ा सा वेट करे अगली क्लास का, उसको भी समझ आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 सजेस्ट हाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ एम एंड पर्सपेक्स वुड डिफर। पर्सपेक्स में हमारे पास जो है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो गया, और एम में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बाकी तो मॉलिक्यूलर मास का ही फर्क है ना, बाकी सारी चीजें तो वही हैं। तो अगर हम देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक आती है वो आती है 1500 से 1680 तक। तो एम में जो है ना हमारे पास एम वुड हैव अ पीक एट 1500 to 1680 absorption, whereas perspex will not have this peak. Will not have this peak कह दो या this absorption कह दो, absorption का वर्ड भी यूज करता है वो। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो खैर बहुत पुराना है सिलेबस में, लेकिन देखो 1 मार्क का पूछा हुआ है सिलेबस। आगे लास्ट पार्ट में कह रहा है के कैन बी मेड फ्रॉम प्रोपेनॉन इन द 3 स्टेप सिंथेसिस। ठीक है, अभी इसने बताया कि स्टेप 1 में क्या हुआ है, स्टेप 2 में क्या हुआ है, स्टेप 3 में क्या हुआ है। कंप्लीट फिगर 4.3 टेबल फिल करना है, आइडेंटिफाई द रीजन यूज एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच स्टेप। तो देखो ये कीटोन से हमारा नाइट्राइल में कन्वर्ट हुआ। अब इसका मैं रिएक्शन मैकेनिज्म अगर तुम्हें बताऊं ना, यहाँ पे पूछा हुआ तो नहीं है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म अगर रिकॉल करो तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। जब आप क्या करते हो, पोटेशियम साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड इसमें डालते हो ना, पोटेशियम साइनाइड डालते हो तो साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलते हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये साइनाइड आयन इसको अटैक करते हैं और कार्बन जो है ना वो ऑक्सीजन का अपना और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है, मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन उठा के दे देता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है CH3, और ये जो CN है ये इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। फिर ये क्या करता है, अब आपने हाइड्रोजन साइनाइड अगर डाला होता है ना, हम हाइड्रोजन साइनाइड डालते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन जो है वो इसको अटैक करेगा, पार्शियल H पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन OH बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ लग के, और नीचे साइनाइड आयन आती है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ते हो, जो आखिरी रिएक्शन मैकेनिज्म है। बहरहाल रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं मांगा हुआ उसने रीजेंट पूछे हुए थे, तो रीजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। बेसिकली हाइड्रोजन साइनाइड को ना प्योर फॉर्म में यूज करते नहीं है,
हम लोग यूजुअली जो है ना हाइड्रोजन साइनाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, या हम सोडियम साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड साथ डालते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन साइनाइड खुद ही जनरेट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड ना बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए हम सोडियम साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, वो बोलते हैं ये दोनों डाल दो, बीच में हाइड्रोजन साइनाइड खुद ही बन जाएगा। या आप ले भी सकते हो हाइड्रोजन साइनाइड अलग से, क्योंकि वो टेक्निकली तो सही है ना। और ये जो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, अच्छा स्टेप 2 में अभी इसमें नाइट्राइल बना है ना, CN, CN इज नाइट्राइल। अब इसका नाम भी तुम लोग बता सकते हो, दिस इज 2-methyl 2-hydroxypropane नाइट्राइल, 2-methyl 2-hydroxypropane नाइट्राइल। स्टेप 2 में ये जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। और हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, बस एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डाल दो या HCl डाल दो, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल कराओगे तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टेप 3 में उसने रीजन तुम्हें बता दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जैसे वो अल्कोहल है ना OH, ये देखो गायब हो गया ना अल्कोहल, सिर्फ कार्बोक्सिलिक रह गया, तो OH और जो इसके बराबर वाला कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, तो इसका एक हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये ऊपर भी इसी पेपर में तुमने इसने करवाया है, मैंने तुम्हें बताया था कि यही काम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हो सकता है। सही है? यस सर। सर सर ये होमवर्क फर्स्ट पार्ट बताते समझ हैं। नहीं आया, फर्स्ट स्टेप। सॉरी क्या कह रहे हो, फर्स्ट स्टेप क्या है? क्या कह रहे हो याकूब? सर ये सर फर्स्ट स्टेप होमवर्क समझा रहे बताते हैं, हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इस तरह ये आज तो पढ़ा है क्लास में याकूब, से फर्स्ट स्टेप समझा करवाया, रीजन फर्स्ट रीजन किस तरह। अरे आज तो पढ़ा है क्लास में, ये हाइड्रोजन साइनाइड डालोगे तो साइनाइड आयन जो है वो ऐड हो जाएगा ना इसमें। याकूब तुम्हारी आवाज कट रही है तो समझ नहीं आ रहा। देखो अभी हमने ना 2020 का फेब मार्च किया है, फेब मार्च का एक ही वेरिएंट आता है पेपर 2। आप जो है 2022 का किया है, सॉरी, तो 2021 का अब कल तक जो है वो 2021 का आप अक्टूबर नवंबर पेपर 22 कर लो, ठीक है। और हो सके तो 2021 का पेपर 22 और पेपर 21। देखो एक काफी है, 2 वेरिएंट है ना, एक ईयर की एक सीरीज कर लो बस। पहले इसकी क्वेरीज डिस्कस करेंगे और फिर टाइम बचेगा तो हम लोग फिर मई जून का पेपर 22 स्टार्ट कर देंगे। 1.25 घंटे का टाइम होता है पेपर का, हमने क्योंकि डिस्कस किया है तो हमें जाहिर है 1.25 घंटे से आधा घंटा और ज्यादा लगा है, 30 मिनट्स और हमें ज्यादा लगे, क्योंकि हम पूरा हैंड आउट भी खोल रहे थे, डिस्कशन भी कर रहे थे, तो इजीली 1.25 घंटे में ये पेपर हो जाता है। बच्चे 1 घंटे में भी कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है।